आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा सिमवाल बोल रहा हूं। आज हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव जो 2024 में अभी होने जा रहे हैं, अप्रैल और मई में। उसमें पक्ष और विपक्ष की क्षमताएं और अक्षमताएं, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, एनडीए की जो सरकार केंद्र में चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी और संघर्षपूर्ण नेतृत्व में साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पिछले साल की जो 10 साल की उपलब्धियां हैं, उनके आधार पर मजबूती से इस चुनाव में वो खड़े हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं। जबकि अगर हम विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष साफ नजर आ रहा है कि इन लोकसभा चुनाव में ना तो कोई नैरेटिव दे पा रहा है और ना कोई वैकल्पिक एजेंडा दे पा रहा है। ऐसा अभी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। और जो कोई अगर मुद्दे विपक्ष जनता के बीच ले जा भी रहा है, जनता को लुभाने की कोशिश भी कर रहा है, तो वो जो मुद्दे हैं विपक्ष के, वो समाजवादी सोच और वामपंथी सोच से प्रभावित नजर आते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है, वो अपने राजगाह यानी जो एनडीए गठबंधन है उसका विस्तार करने में लगे हैं। उसमें उन्होंने नए साथियों को भी जोड़ा है और कुछ पुराने साथी जो पहले चले गए थे उनको भी वापस लाए हैं और इस तरह से अपने एनडीए गठबंधन को मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती प्रदान कर दी गई है। जबकि जो विपक्ष का जो गठबंधन है INDIA और जो विपक्षी दल है, वो अपने को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसमें उनकी असफलता साफ दिखाई दे रही है। और कई ऐसे दल हैं विपक्ष में जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से ही इनकार कर रहे हैं और अपने बलबूते अकेले इस चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पर हमें एक बात और देखनी पड़ेगी कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में कांग्रेस ने जहाँ 20% वोट हासिल किए थे, वो आज भी भारत का एक प्रमुख विपक्षी दल है। और ऐसा विपक्षी दल जिसके नेतृत्व में जिसने कई सालों तक भारत में शासन किया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भी समझते हैं कांग्रेस के इस महत्व को। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने और एनडीए के जो घटक दल हैं, उन्होंने अपने गठबंधन को विस्तार देना शुरू किया, नए लोगों को जोड़ना शुरू किया, पुराने लोगों को साथ में लाना शुरू किया और अपने गठबंधन को मजबूती देना शुरू किया। और मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, वो साफ है इन चुनावों में जो परिवारवाद है और भ्रष्टाचार है, इसके विरोध में खड़ा है और जनता के बीच वो जनता को ये कन्विंस करने में सफल रहे हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये दोनों भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, भारत के विकास में बहुत बड़ा बाधा है। और परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोध में एक जिसे कहते हैं कि नैरेटिव खड़ा करने में एनडीए गठबंधन सफल हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। विपक्षी दल की अगर हम बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी को एक हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में प्रचारित करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्ववाद, हिंदुत्व का मुद्दा और भारतीयता का मुद्दा दोनों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में माना है और जनता के बीच में वो ये कन्विंस करने में सफल भी हुए हैं जनता को कि हिंदुत्व और भारतीयता एक दूसरे के पर्याय हैं। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी है, वो प्रयास करने में शुरू से ही हमेशा सफल रही है कि भारतीय संस्कृति की विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए, भारतीय संस्कृति को हमेशा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस कार्य में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सफल रही है और मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में विशेष काम किया गया है। और हमें ये साफ नजर आता है कि विपक्षी दल भारतीयता और भारतीय संस्कृति को विशेष रूप से प्राथमिकता देना, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, उसको समझने में विफल रहा है। विपक्ष इस बात को नहीं समझ पा रहा है। जनसंघ का जो नया अवतार भारतीय जनता पार्टी के रूप में बना 1980 में, उसने 1984 में 2 सीटें हासिल करी थी भाजपा ने, और उसके बाद सन 2014 में अपने बलबूते 282 सीटें हासिल करी और फिर 2019 में अपने बलबूते 303 सीटें हासिल करी।
ये भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय संस्कृति को विशेष महत्व देना, भारतीयता को विशेष महत्व देना और हिंदुत्व और भारतीयता को एक दूसरे का पर्याय के रूप में समझना और जनता को इस मुद्दे पर कन्विंस कर लेना, ये भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस बात को विपक्ष नहीं समझ रहा है। विपक्ष भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को विशेष महत्व देने को तैयार नहीं है, बल्कि कई अवसर तो ऐसे आए हैं कि जहां पर साफ दिखता है कि विपक्ष में अनेक दल ऐसे हैं जो सनातन धर्म पर कई तरह की ऐसी बातें करते हैं जो कि गलत हैं और सनातन धर्म की आलोचना करने से या सनातन धर्म के बारे में गलत प्रचार प्रसार करने से भी विपक्ष के कई दल संकोच नहीं करते। ऐसा कांग्रेस के द्वारा भी कई बार हुआ है और कांग्रेस के नेतृत्व में और जो दल हैं इंडिया INDIA गठबंधन में, उसमें कई दलों के द्वारा ऐसा किया गया है, सनातन धर्म पर अलग अलग समय पर दुष्प्रचार करना। तो ये जो नीति है विपक्ष की, ये बहुत गलत नीति है। इससे उसको नुकसान हुआ है, इससे उसको फायदा नहीं हुआ है। फिर मोदी जी पर पर्सनल अटैक करना, ये भी उनकी गलत नीति है। कांग्रेस को तो खासकर ऐसा लगता है कि सन 2014 में भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ जो भारतीय जनता पार्टी को जिताया, कांग्रेस को बुरी तरह से हराया, कांग्रेस ऐसा समझती है कि जैसे शायद ये भारत के लोगों ने गलती करी 2014 में और कांग्रेस ही स्वाभाविक दावेदार है केंद्र की सत्ता में। ऐसा कांग्रेस के लोगों को लगता है। जो सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं या प्रियंका गांधी जी हैं या उनके जो परिवार के जो लोग हैं, उनके जो समर्थक लोग हैं परिवार के, उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही स्वाभाविक दावेदार है केंद्र की सत्ता के लिए। 2014 में शायद नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दे करके या 2019 में फिर और ज़्यादा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत देना, एनडीए को प्रचंड बहुमत देना, ये कांग्रेस को नागवार गुजरा है। हमें यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रेम से राष्ट्र उत्थान की बात करती है, वहीं विपक्षी दल भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को विशेष महत्व देने को तैयार नहीं है, बल्कि इनके बारे में अपना दुष्प्रचार तक कई बार विपक्ष करता रहता है। यहाँ पर एक बात और हमें देखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी है और जनता को ये कन्विंस करने में सफल रही है कि जो विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो या और दल हो, वो बस एक परिवार की निजी जागीर है और जनता भी इस बात को समझ रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी लोगों को समझाने में सफल रही है कि हमें सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा, सब लोगों के विकास की बात करनी होगी, सबका विश्वास और सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसी नीति पर पिछले 10 सालों से काम कर रही है। उन्होंने किसी भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग हों, सबके विकास की बात कही है, सबको साथ रखने की बात कही है और सबके विकास के लिए काम किया है। जो भी योजनाएं केंद्र में जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सभी के लिए है। जहाँ तक लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बात है, अब जनता की जिम्मेदारी भी भारत की जनता की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ जाती है। भारत की जो जनता है, हमारे जो मतदाता हैं, उनको इन चुनावों में उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। किसी भी लोभ लालच में जो कि विपक्षी दलों के द्वारा दिया जा रहा है या किसी भी दल के द्वारा दिया जा रहा हो, उस लालच में आकर अपना मतदान नहीं करना चाहिए। चाहे वो कोई भी दल हो, भारत में राजनीतिक दल कोई भी हो, किसी भी दल के द्वारा अगर कोई लोभ लालच दिया जा रहा हो तो उसके आधार पर मतदान करने की जो एक प्रक्रिया है, वो भारत के मतदाताओं को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। किसी लोभ लालच में आकर मतदान नहीं करना चाहिए और भारत के मतदाताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा इन चुनावों में कि वो जो जाति है, पंथ है, भाषा है, क्षेत्र है, इन मुद्दों को हटा करके केवल जो प्रत्याशी है उनकी योग्यता के आधार पर मतदान करें।
किसी क्षेत्र के आधार पे नहीं, भाषा के आधार पे नहीं, पंथ के आधार पे नहीं, किसी धर्म के आधार पे नहीं, बल्कि प्रत्याशी की योग्यता के आधार पर अपना मतदान करें, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। और जो ये वंशवादी राजनीति है, परिवारवादी राजनीति है, इसको भी भारत के मतदाता तभी हतोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए परिवारवाद या वंशवाद की जो राजनीति है ये बहुत अच्छी नहीं है। इसको हतोत्साहित करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप क्षेत्रवाद, भाषावाद, पंथवाद या किसी भी जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र विशेष, इन सब बातों को दरकिनार करके केवल प्रत्याशी की योग्यता और जो उसका साफ सुथरी छवि और जो राजनीतिक दलों की जो देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए मुद्दे हैं, उसके आधार पर मतदाताओं को मतदान करना होगा। और ये भी ध्यान रखना होगा मतदाताओं को कि जो परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग हैं या ऐसे दल जो किसी परिवार की निजी जागीर बन गए हैं, भारत के मतदाताओं को इस बात को समझना होगा। जो विपक्ष में जो राजनीतिक दल हैं, जिनमें अधिकांशतः कांग्रेस समेत ऐसे दल हैं जो परिवारवादी राजनीति पर चलते हैं और परिवारवाद को जिन्होंने बढ़ावा दिया है, इन दलों के बारे में ये समझना होगा कि इन दलों का उद्देश्य, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर जो परिवारवाद पर जो दल चल रहे हैं, परिवार को लेकर आगे चल रहे हैं, इन दलों का उद्देश्य परिवार हित अधिक है और राष्ट्रहित या जनहित कम है। वो राष्ट्रहित और जनहित के लिए ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, परिवार के हित के लिए वो ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारा परिवार को, अगर राजनीतिक रूप से हमारे परिवार को अगर मजबूत रखना है या फैमिली के द्वारा जो डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, अगर उसको भारत के राजनीति में बनाए रखना है तो परिवार हित को हमें सर्वोपरि रखना होगा। ये कांग्रेस और विपक्षी दलों की हमेशा कोशिश रहेगी, क्योंकि उन्होंने परिवारवाद को हमेशा बढ़ावा दिया है, इसलिए वो परिवार हित की बात ज़्यादा करेंगे, जनहित और राष्ट्रहित की बात वो कम करेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित और राष्ट्रहित है, उससे जुड़े हुए मुद्दों पर ज़्यादा काम करती है और जनता को इस बारे में कन्विंस करने में भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जनहित सर्वोपरि है, और वो भी सब धर्म, जाति, समुदाय के लोगों को साथ लेकर के। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिंदुत्व और जो भारतीयता है उसको एक दूसरे का पर्याय समझा है। सनातन धर्म के लिए विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने विशेष प्राथमिकता दे करके काम किया है। सनातन धर्म के मुद्दों के लिए विशेष जो प्राथमिकता है उनको दे करके उन मुद्दों पर काम किया है और भारतीय संस्कृति को विशेष प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, उसके लिए काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया है। आज का जो हमारा विचार विमर्श था, जो वीडियो था, पक्ष और विपक्ष की जो क्षमता और अक्षमता इन लोकसभा चुनावों में 2024 के, इस विषय पर था। आपको हमारे विचार कैसे लगे? निश्चित रूप से हमारे चैनल को आप देख करके उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।